Okay. Good afternoon, everyone. We will start off with the session. Today's session we are going to be starting off with a fresh chapter. So today we will be discussing with you a chapter called Cost of Capital. Cost of Capital is a relatively very important chapter for our syllabus. तो अपने FM के syllabus के अंदर काफी importance रखता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बैक टू बैक एक चैप्टर आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दो चैप्टर मिला के अच्छा खासा वेटेज भी होता है अपने लिए. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग ऑफ फॉर अस फ्रॉम टुडे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ. सबसे पहले ये समझिएगा, इफ आई वॉज एन इन्वेस्टर, अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा, ओके, इफ आई इन्वेस्ट एनीवेयर इन द मार्केट, मैं बदले में क्या चाहूंगा? I would want some kind of a return. So if I have 100 rupees and if I'm investing that 100 rupees somewhere, I will want some kind of a return in whatever place I invest. अगर मैं उस 100 रुपए को डिबेंचर्स में लगाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स में लगाता हूँ, इक्विटी शेयर्स में लगाता हूँ, गोल्ड में लगाता हूँ, कमोडिटीज में लगाता हूँ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लगाता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता हूँ, if I invest 100 rupees anywhere, I will expect some kind of a return. So मेरे लिए जो रिटर्न है वो सामने वाले के लिए कॉस्ट है. ये सबसे पहला चीज समझाना चाहता हूं आपको कि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं 100 रुपया लगाऊंगा और अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली मुझे 8% रिटर्न चाहिए, 8%, तो मुझे एक साल के एंड में वापस में 108 रुपए चाहिएंगे. सर 100 रुपए मैंने लगाए थे और 8% का रिटर्न 8 रुपया, सो आई वुड वांट 108 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर. दिस इज व्हाट आई विल वांट. सो ये जो 8 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 8 रुपया मेरे लिए रिटर्न है, लेकिन सामने वाले कंपनी के लिए, पेयर के लिए, सामने वाले कंपनी पेयर के लिए उसने 100 रुपये उसको मिला था और बदले में उसने 108 दिया. ये 8 रुपया क्या था? ये 8 रुपया उसके लिए कॉस्ट था फॉर यूजिंग 100 रुपीज फॉर 1 ईयर. लेट्स बी वेरी क्लियर, रिटर्न एंड कॉस्ट इज द सेम थिंग फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स. इन्वेस्टर के साइड से देखोगे तो वो रिटर्न है, कंपनी बिजनेस पेयर के साइड से देखोगे तो वो कॉस्ट है. आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? सो समटाइम्स व्हेन वी से रिटर्न ऑन इक्विटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट फॉर द कंपनी. ये कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर रिटर्न में कॉस्ट में क्या फर्क है? रिटर्न और कॉस्ट हमारे लिए एक ही चीज है, बस दो अलग अलग पहलू है, दो अलग अलग नजरिया है, दो अलग अलग तरीका है उसी एक चीज को देखने का. Return and cost is nothing but the same thing viewed from two different angles. From the investor's perspective, it becomes return. From the business company payer's perspective, it becomes cost. So my topic or my chapter then becomes return on capital or cost of capital. Okay. Return on capital or just 1 second. Okay. So this chapter that we are about to discuss can be a return on capital also, or it can be a cost of capital for us also. Return on capital when I view it from the investor's perspective, cost of capital when I view it from the business perspective. अब अगर मैं एज एन इन्वेस्टर अगर बात कर रहा हूं तो मैं कंपनी के डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में किसी भी फॉर्म में पैसा लगाऊं बिजनेस के लिए एज अ कॉर्पोरेट, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं बताइएगा जरा. For a business, corporate, what are the long-term sources of funds? हाँ भाई, anyone? Go ahead, start. कौन सा शेयर? शेयर तो बहुत टाइप के होते हैं. हाँ जी,
ओके, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और बोलिए और बोलिए। ओके, डिबेंचर्स होते हैं, और बोलिए, बहुत कुछ है। और ओके ओके, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड एफआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हाँ जी ऋषिका, वापस बोलिए। हाँ ठीक है, बैंक लोन, लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ओके, व्हाट एल्स? कुछ और आपके माइंड में आ रहा है? एनीवन? बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स विल बी फॉर्म फॉर डिबेंचर्स ओनली फॉर अस, स्लाइट वेरिएशन, बट या। Anything else that you can think of? Anyone? हाँ जी, वापस बोलिए। ट्रेजरी बिल्स कंपनी के लिए थोड़ी ना होता है, ट्रेजरी बिल से तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। एज अ कॉर्पोरेट मेरे लिए ऑप्शन थोड़ी ना है कि हम ट्रेजरी बिल से पैसा ले सके आपसे। Anyone else? Anyone else? साक्षी, वो सब तो सब आ गया, वो सब तो सब सामने है स्क्रीन पे। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आप लोगों ने मिस किया है अभी तक। Anushka, if you can think of, Gaurav, if you can think of, anyone? That source is no. It is called, yes, retained earnings. Now, retained earnings, reserves and surplus is another very important source of capital for the business. ये retained earning भी एक बहुत ही crucial और important source of capital for the business होता है। तो ये सारे मेरे लिए long term sources of funds हैं, main categories। और इन सारे long term sources of funds के लिए जब मैं पैसा आपसे लूंगा, आप यानी इन्वेस्टर से लूंगा, मैं कंपनी बन गया हूं, तो अगर मैं आपसे ये पैसा लूंगा तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? कुछ ना कुछ रिटर्न। और अगर आप मेरे से कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो मुझे भी बदले में आपको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, और वो रिटर्न जो मैं आपको दूंगा विल बी कॉल्ड कॉस्ट। सो इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज KE, cost of pref, that is KP, cost of debentures or bonds, we will call this KD, cost of loans, we will call it KL, and cost of retained earnings, we will call it KR. ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स है। हम लोग जितने चाहे उतने कैटेगरीज बना सकते हैं। आज अगर मेरे पास दो अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होंगे, हो सकता है ना, एक 10 साल का डिबेंचर्स इशू किया था, उसके बाद 2-3 साल बाद वापस एक 5 साल का डिबेंचर्स इशू किया है। सो आई हैव टू कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर्स, सो देन इट बिकम्स KD1, KD2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो, दोनों का कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, तो KD1, KD2, लेकिन ये अलग अलग कॉस्ट निकालना सीखेंगे हम लोग। अब एक और बच्चा बुद्धि सिखाता हूं मैं, बहुत बेसिक लिटरल जीरो लेवल से शुरू करके समझाऊंगा, इसलिए ध्यान देना। मेरे पास अगर 500 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए जिसपे मुझे रिटर्न मिलेगा 12%, और 300 रुपए इन्वेस्ट किए जिसपे मुझे रिटर्न मिलेगा 10%।
कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माई टोटल एवरेज रिटर्न इन परसेंटेज? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब जल्दी बताओ। मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए 12% पे और 300 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पे, टोटल एवरेज रिटर्न परसेंटेज कितना होगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता दीजिए मुझे। 7.2%। बड़ा ही विचित्र आंसर है, पर ठीक है, हम लोग मे बी नॉट। बाकी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जोर से थोड़ा। 4.5% बोली लग रहा है, इस बार नीचे जा रहा है बोली तो। 7 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। बाकी लोग अभी तक मैच चल रहा है। वी स्टिल डोंट हैव एन आंसर फ्रॉम यू। साक्षी, गौरव, यहां पे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। 11% सर, सिंपल एवरेज कर देते हैं, 12 और 10 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। वेरी गुड अंजलि। ऑब्वियसली नहीं है ये आंसर सही। एनीवन एल्स? अरे बाबा कुछ नहीं, 500 पे 12% कमाया तो रिटर्न अमाउंट में कितना आया बताइए जरा। कितना रुपया मिलेगा? 60। 300 पे 10% यानी कितना रुपया मिलेगा? जोड़ के कितना मिलेगा? हाँ, 60 और 30 जोड़ के 90 मिलेगा। 800 लगाया, बदले में 90 पाया। क्या खोया क्या पाया? आपको क्या समझ में आया? हम तो कुछ भी नहीं, हम स्कूल का खाली वेटेड एवरेज करना सिखा रहे हैं। अभी तक हम कुछ भी चैप्टर शुरू नहीं किया है। जिसको लग रहा हो सर क्या क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, हम स्कूल का वेटेड एवरेज करना सिखा रहे हैं खाली आपको। comes to okay, I have two important things that you should definitely understand. If I invest some rupee, this is logic, this is beyond formula, this is logic that should be very clear to you. जो लोग आंसर 4% दे रहे थे, 7% दे रहे थे, अरे भैया हमने कुछ पैसे 10% में लगाए, हमने कुछ पैसे 12% पे लगाए, दोनों का एवरेज 10 से नीचे कैसे हो सकता है? 10 तो दोनों में ही कमाया है, तो मिनिमम 10 तो मिलेगा ही। कुछ पैसों पे 10 कमाया, कुछ पैसे पे 12 कमाया, तो टोटल कमाई 10 से तो ऊपर ही आएगी। 10 पॉइंट समथिंग, 10 से तो ऊपर ही होना है। 4%, 7% वाले, डोंट लेट द लॉजिक गो आउट ऑफ योर माइंड। मैं कुछ पैसों पे 10% कमा रहा हूं, मैं कुछ पैसों पे 12% कमा रहा हूं, मेरा टोटल कमाई कितना परसेंट होगा? सर 10 तो मिनिमम होगा ही, दोनों पे 10-10 तो कमाया ही है मैंने। आर यू विथ मी एवरीवन? एवरीवन? Okay. So ideally, we should definitely be very clear logically that our return will be at least 11.25%. At least 10%. In this case, average exact comes to 11.25%. अब ये हमने बात की रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी सम को मैं अगर उल्टा बना दूं, कुछ नहीं, एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहता है। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो सर मैंने 500 करोड़ लिया, क्योंकि मैं छोटा तो सोचता ही नहीं हूं। मैंने 500 करोड़ लिया जिसपे मुझे 12% देने हैं।
मैंने 300 करोड़ लिया जिसमें मुझे 10% देने हैं, तो टोटल 800 करोड़ का कैपिटल मैंने लिया है। 500 करोड़ लिया जिसपे 12% देने हैं, 300 करोड़ लिया जिसपे 10% देने हैं, टोटल 800 करोड़ आप लोगों से लिया है मैंने इन्वेस्टर से, जिसपे मुझे 12 और 10 मिला के एवरेज 11.25% देने हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये 11.25% is the summary of the chapter. This is called, can I say, average cost of capital. कुछ का कॉस्ट था 12%, कुछ का कॉस्ट था 10%, उसका एवरेज किया, और ये जो एवरेज किया हमने सिंपल एवरेज किया है या वेटेड एवरेज किया है, बोल दीजिए आज। क्योंकि हमने वेटेड एवरेज किया है तो ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WACC, और यही निकालना इस चैप्टर का समरी है। अगर आप 11.25% निकालना सीख गए तो चैप्टर खत्म। नॉट लिटरली, डोंट वरी, बट यही है चैप्टर। तो हम आपको 12% निकालना सिखाएंगे, हम आपको 10% निकालना सिखाएंगे, हम एवरेज करके 11.25% निकालना सिखाएंगे। यही है इस चैप्टर का फोकस, to teach you to calculate weighted average cost of capital. Sir, what is weighted average cost of capital? नाम में आंसर है, हर एक कैपिटल सोर्स का एक कॉस्ट है, डेट का, प्रेफ का, इक्विटी का, रिटेन अर्निंग लोन्स, हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल का एक कॉस्ट है, और ये सारे कॉस्ट का जब हम वेटेड एवरेज करते हैं तो जो कॉस्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर यू विद मी? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ओके ओके, यहां ऑनवर्ड्स अब ये समझो, ये 11.25% इतना क्रिटिकल क्यों है? सेम एग्जाम्पल चल रहा है। हाँ, मेरा ये स्टाइल है कि मैं आपको बहुत कुछ निचोड़ के पूरा चैप्टर का एक साथ फर्स्ट सेशन में पढ़ा रहा हूं। थिंक एंड टेल मी, अभी आपने मेरे साथ 11.25% निकालना सीखा। व्हाट वाज 11.25%? सर, मैंने कुछ कैपिटल रेज किया है 12% पे, मैंने कुछ कैपिटल रेज किया है 10% पे, तो मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किया, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन सब कुछ लिया, और इन सब का एवरेज कॉस्ट आया मेरे लिए 11.25%। अब मैं पैसा आपसे ले तो लिया, 800 करोड़ मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूंगा? सर, कुछ करने का क्या दरकार है? 800 करोड़ मिल गया, लेके बैठे रहेंगे, एंजॉय करेंगे? नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड that every rupee that you take from the investors has a cost attached. Every rupee that you take from the investor has a cost attached. So what should I do as a business? I should be able to earn a return so that I am able to pay them back the return that they expect from me. Hence, all the 800 crores that I have taken from them, ये example जो चल रहा है मेरे लिए, all the 800 crores that I have taken from them, I will invest somewhere. All the 800 crores I will invest somewhere. Now, when I try to invest these 800 crores somewhere, question says I have got option to earn itna, 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 itna. You have to tell me
which of the options we will accept and which of the options we will reject. We'll start one by one. First one, 12.5%. अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पूरा 800 करोड़ 12.5% में इन्वेस्ट कर दूं, will I accept or reject? Everyone, state your answers. Okay, go on, everyone, give your answers. Accept or reject? Okay, okay. All rates are per annum. Okay, Rishika. So 12.5 we will accept or reject, Rishika? Accept is the answer by you, everybody, and accept is correct. 12.1% accept or reject. Quick ones, everyone. 12.1 accept or reject. Everyone, go on. Okay. 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 Everybody says accept, and it is accept. Obviously we will accept. 11.8, will we accept or not? कुछ पैसों का तो कॉस्ट भी मेरा 12% है. Will we accept all 800 crores at 11.8%? Yes or no? Accept or reject? Rishika, your answer, accept or reject? Everybody says accept, and we will accept. At 11%, will we accept or reject? Okay, okay. Others? Okay. Anjali? At 11 we will accept? Okay. Why will you accept, Anjali, but? But we are not investing at 10. We are now doing the sum from company. This is all company has accepted the funds. So as a company, I have liabilities at 12% and 10%. And I have accumulated funds of 800 crores. And now I have to invest this 800 crores somewhere to be able to generate sufficient returns. So will I invest this 800 crores at 11%? Yes or no? Very good. If we invest at 11%, we will not be able to repay the minimum cost that they are expecting. Why, sir? Because sir, 10 वालों को तो दे देंगे, लेकिन 12 वालों को तो नहीं दे पाएंगे.
मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा है 11.25%, यानी मेरा एवरेज रिटर्न आना चाहिए 11.25%। अगर 11.24 भी आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर 11.26 भी आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। सर 11.25 में क्या करना है, 2 मिनट बाद बताता हूं, लेकिन ये एकदम लाइफ में क्लियर कर लीजिए कि बिलो 11.25 वी कैन नॉट एक्सेप्ट बिकॉज दैट इज माई एवरेज कॉस्ट। सिंपल सा बिजनेस बुद्धि लगाइए, अगर बिजनेस बुद्धि नहीं लगाएंगे तो सब नहीं बनेगा। आपका कॉस्टिंग आ रहा है कोई भी चीज सामान का 11 रुपया 25 पैसा, आपका कॉस्टिंग आ रहा है 11 रुपया 25 पैसा एवरेज कॉस्टिंग। आपने कुछ सामान 10 रुपए में खरीदा, कुछ सामान 12 रुपए में खरीदा, आपका एवरेज कॉस्टिंग आ रहा है 11 रुपया 25 पैसा। क्या आप 11.24 में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे उसको? ऑब्वियसली नो। आपको मिनिमम 11.25 चाहिएगा, 11.26 मिलेगा तो आप खुशी खुशी बेच लेंगे, 26 से ऊपर जितना मिलेगा आप बेच लेंगे, लेकिन 11.25 के नीचे आप नहीं बेचेंगे। मेरा कॉस्ट 11.25 है, तो 11.25 से 0.01 कुछ भी नीचे होगा तो रिजेक्ट है, कुछ भी नीचे होगा तो रिजेक्ट है। 11.26 होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, 11.25 होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं वो 2 मिनट बाद बता रहा है। लेकिन ये एकदम क्लियर करिएगा कि ये 11.25 विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका और एक नाम होता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ये 11.25% जो हमने निकाला इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। व्हाई? बिकॉज दैट इज द मिनिमम रिटर्न आई रिक्वायर बाय इन्वेस्टिंग द फंड्स। व्हाई? क्योंकि उतना तो देना है, तो मिनिमम उतना मुझे कमाना पड़ेगा। दैट्स द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आर यू गेटिंग ऑल दिस एवरीवन? अगर उससे कुछ भी कम कमाया, अगर उससे कुछ भी कम कमाया तो मेरे लिए लॉस है। सो मिनिमम एवरेज उतना आना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा आया तो गुड है, वेरी गुड है, लेकिन उससे कम आएगा तो नहीं चलेगा। आर यू विथ मी एवरीवन? कि अगर उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कमा ले हम लोग 11.25 से तो और अच्छा है। 11.5 कमाए, 12 कमाए, 12.5, 13 जितना ऊपर आएगा अच्छा है, लेकिन 11.5 से कुछ भी नीचे, 11.25 से कुछ भी नीचे होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं आगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके लेके चलूंगा, कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में जाएंगे तो हम बार बार बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। सिंपल सा बात है सर, प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना आ रहा है? 11.25 से ज्यादा आ रहा है, एक्सेप्ट। 11.25 से कम आ रहा है, रिजेक्ट। तो पहले 11.25 कैलकुलेशन आप सीखेंगे, तो उसके बाद हम जाके कोई भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे कि उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन 11.25। उससे ज्यादा रिटर्न आ रहा है, एक्सेप्ट। उससे कम रिटर्न आ रहा है, रिजेक्ट। Are we comfortable with all this? A lot of simple but important discussions being done. Okay. Okay. We will proceed. We will start off with the explanation. बहुत कुछ दे दिया है मैंने आपको। अब ये सारी चीजें आपको एक बार लिखवा देते हैं कॉपी में, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कॉपी में आ जाओ, फ्रेश पेज, गिव अ हेडिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके नीचे लिखना, एवरी बिजनेस हैज वेरियस available sources of funds. Every business has various available sources of funds.
The long-term sources of funds the long-term sources of funds the long-term sources of funds vary from the long-term sources of funds vary from equity shares, preference shares, debentures, retained earnings, etc. Vary from equity shares, preference shares, debentures, retained earnings, etc. Equity shares, preference shares, retained earnings, debentures, etc. Full stop. Investors always expect a minimum return on their investments. Investors always expect a minimum return on their investments. Hence, every source of fund for the business has a cost attached to it. Every source of fund for the business has a cost attached to it. This is known as the cost of capital. For that source. / component is known as the cost of capital for that source / component. Is known as the cost of capital for that source / component. Full stop. Next paragraph. The overall cost of capital is also known as the overall cost of capital is also known as the weighted average cost of capital. Is also known as the weighted average cost of capital
since it is calculated as the weighted average of the individual capital components, since it is calculated as the weighted average of the individual capital components, since it is calculated as the weighted average of the individual capital components. It is also known as the weighted average cost of capital since it is calculated as the weighted average of the individual capital components. Full stop. It is also known as the minimum required rate of return. This is also known as the minimum required rate of return. This is also known as the minimum required rate of return. Full stop. This is because it is the minimum return that the business should be able to earn This is because it is the minimum return that the business should be able to earn by investing / utilizing the funds. This is the minimum return that the business should be able to earn by investing / utilizing the funds. Full stop. It is the cutoff rate below which the projects would not be accepted. It is the cutoff rate below which the projects will not be accepted. It is the cutoff rate below which, not due to which, below which. It is the cutoff rate below which the projects will not be accepted. And hence, below which the projects will not be accepted. And hence, it is used for investment / capital budgeting decisions. And hence it is used for investment / capital budgeting decisions. Investment / capital budgeting decisions.
नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। long term sources of funds. सेंटेंस स्टार्टिंग से बोलो, कहां तक छूटा, कहां से छूटा आपका? and hence it is used for investment / capital budgeting decisions. Okay, next heading दो, long term sources of funds. उसके नीचे लिखना, the long term sources of funds and their associated costs. The long term sources of funds and their associated costs are as below. The long term sources of funds and their associated costs are as below. As below, कॉपी कर लो ये 1 2 3 4 5. और आपको ऐसे सर्कल ब्रैकेट नहीं करना है, हाँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको ये वाला पार्ट कॉपी करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने ब्रैकेट किया, सर्कल किया, हमने भी सर्कल कर दिया। प्लीज नहीं, हाँ, everyone done? Everyone done with the copying part? Gaurav? Anushka? Okay, okay. नेक्स्ट लाइन में लिखना, वी विल learn to calculate each of these components one by one.
We will learn to calculate each of these components one by one. ओके, नेक्स्ट लाइन, एक एग्जांपल लिखो. नेक्स्ट लाइन, एग्जांपल. A business procures rupees 500 crore a business procures rupees 500 crore at 12% and rupees 300 crore at 10%. A business procures rupees 500 crore at 12% and rupees 300 crore at 10%. What is the weighted average cost of capital? What is the weighted average cost of capital? शॉर्ट में इसको बोलते हैं WACC, weighted average cost of capital, WACC. कॉपी कर लो. Okay, others quickly confirm. Okay, okay. Next line. Let's say, next line लिखना. Let's say the business has option let's say the business has option to invest the funds let's say the business has option to invest the funds at the following rates. Then let's say the business has the option to invest the funds at the following rates. Then will you accept / reject the investment option? Business has an option to invest the funds at the following rate. Then will you accept / reject the option?
Okay, everyone. Done? Everyone? Okay. Next line लिखना, only when the return from the investment next line लिख रहे हैं, only when the return from the only when the return from the investment is at least equal to cost of capital, only when the return on investment is at least equal to cost of capital, only when the return on investment is at least equal to cost of capital, then we will accept the project. Otherwise, we will reject it. Only when the return on investment is at least equal to cost of capital, then we will accept the project. Otherwise, we will reject it. Otherwise, we will reject it. Clear है क्या? Are we very clear and comfortable with the basics of what is cost of capital? How will we calculate it? Calculation कैसे करना है ये नहीं पता, लेकिन जो KD, KP, KE, KO वगैरह, KE वगैरह आएगा वो सबका एवरेज करके वेटेड एवरेज कैसे करना है ये हमने सीख लिया. वो वेटेड एवरेज निकलेगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने सीखा है. This is what we have discussed in the first approximately 1 hour that we have discussed with you. Are you very comfortable with the chapter till now? Everyone, please. Okay. I will, because we are now moving into the chapter, so we will now, what we will be starting off with is, not with the sums right now, but what we will be starting off with is the concept for understanding how to calculate KD, KP, KE one by one. And सब में बहुत कुछ है. So maybe the entire session today we will only be able to discuss what is KD and calculations of KD and maybe enter KP maximum. So बहुत कुछ है हर एक के अंदर. KD के मतलब 6-7 फॉर्मूलाज मैं लिखवा दूंगा आपको. केपी का 3-4 फॉर्मूलाज होगा. केई में तो कई सारे मेथड्स होंगे हमारे लिए, तो काफी कुछ है जो आप सीखोगे मेरे साथ. लेकिन अल्टीमेटली क्या निकालना है सर? कंपनी का जो भी कैपिटल का सोर्सेज है हर एक का कॉस्ट और फिर वेटेड एवरेज करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट्स ऑल दैट द चैप्टर इज अबाउट. अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में मुझे सिर्फ ये 12 और 10 कैलकुलेट करना सीखना होगा और फिर 12-10 का एवरेज करके 11.25 कैलकुलेट करना है. यही चैप्टर है. सिंपल करते हैं इस चैप्टर को. चैप्टर सिर्फ इतना ही है. अभी 12-10 अगर कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर उसका लास्ट में जब सारा सीख जाएंगे तब उसको एवरेज करके 11.25 करना सीखेंगे. Okay. Leave the books, copies and sheets and discussions. सुनना खाली अभी. Now focus. We are building upon debentures, preferentials, equity shares. Think and tell me. Very, very interesting discussions. You have studied characteristics of debentures, preference shares, equity shares. So think and tell me from your side. I am a company, you are an investor. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. आओ सुनाएं आपको एक कहानी. आज से 15 साल बाद, वी आर इन 2035. ओके. कोरोना इज हिस्ट्री and you've all become successful businessmen and women, and you're all leading some large corporates, and I happen to float a new company. Okay, so big shot businessman that you have become. So I float a new company and I approach you people कि भाई आप आओ हमारी कंपनी में
पैसे इन्वेस्ट करो। एंड यू लाइक हाँ सर फाइनेंस आप ही से तो सीखा, एफएम का पूरा बेसिक्स आप ही से सीखा है सर। हाँ ठीक है सर, आपके कंपनी में पैसा हम लगाना चाहेंगे। अभी अगला 15-20 मिनट ध्यान से सोचना, हम आपको फंसाएंगे, ठीक है? तो अगर आप फंस गए तो हम सक्सेसफुल, नहीं फंसे तो आप सक्सेसफुल। तो मैंने कंपनी फ्लोट की है, आप इन्वेस्टर्स हैं, आपको मेरे कंपनी में पैसा लगाना है। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, you have three options, main options of investing. What are the three main forms of investment in a company for you as an investor? Quickly. Okay, equity shares, debentures, preference shares. Simple. आपको जब मेरी कंपनी में पैसा लगाना है, मैंने कंपनी फ्लोट किया है, आप बिग शॉट बिजनेसमैन एंड वुमेन हैं, आपके मन में आपको मैंने ऑप्शन दिया, आप मेरे कंपनी में पैसा लगाइए। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, मैंने तीनों फ्लोट किए हैं, मैंने तीनों इशू किए हैं। अब लीगल में मत जाइएगा सर आप कैसे तीनों फ्लोट कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने तीनों फ्लोट किए हैं, ठीक है ना? तो आप मुझे यह बताइए कि आप एज एन इन्वेस्टर किसमें पैसा लगाना प्रेफर करेंगे, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, एंड व्हाई? Think and tell me. You have to answer me two things. I will ask everyone one by one. What would be the source of investment in my company that you would prefer and why? Okay, why will you prefer debentures, please? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उठा रहे हैं सबसे एकदम स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन में। अंजलि, आपने कहा आप डिबेंचर्स प्रेफर करेंगे फॉर टू रीजंस। पहला, आपने कहा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दूसरा, आपने कहा कि कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा, इसलिए आप डिबेंचर्स में पैसा लगाना प्रेफर करेंगे। वेरी गुड। बाकी लोग अपना अपना ओपिनियन सुझाव दें मुझे, आप क्या करना चाहेंगे एंड वाई? Go on. Equity shares. Why, Sakshi? Okay. Equity shares, because if the company grows, you will be able to earn greater return and you can even sell the shares in the market. But can't you sell the debentures also? Just an idea, I'm just asking. Okay, so debentures have a fixed rate of return, sir, but in equity I can earn a higher rate of return, so I will prefer equity. Okay, that's Sakshi's opinion. Fair enough. Next. Yes, Sureshika. Gaurav, Anushka, your opinion? Debentures, why? Okay. Your voice is breaking. Can you थोड़ा सा वापस रिपीट करिए? Okay, fixed rate of interest. Okay. Okay, very valid. और एक नया पॉइंट आ रहा है फ्रॉम गौरव. He says that it's a new business, so it may fail. सर आप पे भरोसा है, पर क्या पता आपका बिजनेस चलेगा, कोई गारंटी थोड़ी ना है. तो अगर आपका बिजनेस नहीं चला, so debenture holders will have a priority in repayment also.
अगर कंपनी बंद हो जाएगा, अगर पे ऑफ करना होगा तो डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट्स. ओके, वैलिड पॉइंट्स. अनुष्का. इक्विटी शेयर्स, वाई अनुष्का? हाँ, एक मिनट, ये क्या बोल गए आप? इक्विटी शेयर्स को पहले पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स से? नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी. बाकी सबको चुकाने के बाद जो बचा कुचा बचेगा, वो बचा कुचा इक्विटी वालों को मिलता है. So they will pay off all current liabilities, government dues, debentures, and any kind of fixed interest payments, preference shares, all pay off करने के बाद जो बचा वो खाली इक्विटी वालों को मिलता है. क्या चीज? ओके, नो प्रॉब्लम. ऋषिका. ओके, सो आइडियली, ओके, ये बताइए कि आप फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? डिबेंचर. अनुष्का, अंजलि, ऋषिका, गौरव. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय फार द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज डिबेंचर्स. वाई? फॉर 3 रीजंस. ध्यान से सुनते रहिएगा. एज एन इन्वेस्टर आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डिबेंचर्स फॉर 3 रीजंस. पहला, बिकॉज डिबेंचर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है. तो कंपनी 3% कमाएगी तो भी आपको 10 देगी, कंपनी 13 कमाएगी तो भी आपको 10 देगी, 5, 8, 10, 12 जो भी कमाओ आपको 10 मिलेगा. सो यू हैव अ फिक्स्ड कमिटेड रेट ऑफ रिटर्न. दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट. सेकेंड, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ध्यान से सुनिएगा. डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी प्रेफ बाकियों को डिविडेंड मिलता है. आपको पता है डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है स्पेलिंग को छोड़ के? बताइए बताइए बताइए. ओके, okay, you should always know this line that dividend is an appropriation. Appropriation word का मतलब होता है distribution. So dividend is an appropriation. It is a distribution of profits. Interest is a charge against profits. This is very basic line. Interest is a charge against profits. यानी profit हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, मेनू की. इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. डिविडेंड, अगर प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, जितना होगा उतना देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. सो एज एन इन्वेस्टर आपको पता है कि अगर मैं प्रेफ और इक्विटी में पैसा लगाया तो पहला बात तो प्रॉफिट होगा तो देगा, जितना होगा उतना देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा. डिबेंचर्स में फिक्स रेट है, 10% है तो 10% ही देगा और देगा ही देगा, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो. तो बोला डिबेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना कमिटेड है, मिलना कमिटेड है चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो. एंड अगर कंपनी बंद हो जाए तो आपके लिए सबसे पहले आपको पैसा दिया जाएगा, इक्विटी प्रेफ के भी पहले. आर यू गेटिंग ऑल दिस?
3 reasons why debentures are more safer investment for investors as compared to equity and pref. From the investors point of view बात कर रहे हैं. From the investors point of view, debentures are much more safer as compared to equity and pref because of 3 reasons. Are you very clearly getting this, everyone? Yes or no? Okay. So debenture सबसे safest option है. इक्विटी और प्रेफ में उससे ज्यादा रिस्क होता है. फाइनेंस की दुनिया में वी ऑलवेज से अ लाइन, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. फाइनेंस की दुनिया में वी ऑलवेज यूज अ लाइन, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. व्हाट डज दिस मीन? कि सर रिस्क ज्यादा होगा तो आप ज्यादा रिस्क तभी लेंगे अगर आपको बदले में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर कम रिस्क होगा तो बदले में आपको रिटर्न कम भी मिलेगा तो आपके लिए चल जाएगा. As a simple level, as an investor, you want to be compensated for taking higher risk. Understand these lines. You, as an investor, you want to be compensated for taking higher risk. And if you are not getting higher return, then you don't have a inclination, you don't have a interest, you don't have any reason to take higher risk. Simple सा बात है. अगर इतना रिस्क में इतना रिटर्न मिल रहा है तो आप इतना रिस्क तभी लोगे अगर आपको इतना रिटर्न मिलेगा. कम रिटर्न ज्यादा रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा. आपको अगर ऑप्शन हो रिस्क कम लेना है या ज्यादा, तो आप क्या चाहोगे? एवरीवन, रिस्क कम लेना चाहोगे या ज्यादा? आप रिटर्न कम चाहोगे या ज्यादा? हम रिस्क कम चाहेंगे, हम रिटर्न हमेशा ज्यादा चाहेंगे. ये इंसान की फितरत है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम रिस्क कम चाहेंगे, रिटर्न ज्यादा चाहेंगे. लेकिन रिस्क एंड रिटर्न आर लाइक 2 ट्रैक्स ऑफ अ ट्रेन. अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. ये लाइन हमेशा याद रखिएगा. अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिएगा. रिस्क एंड रिटर्न विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. Now, if I as an investor am getting low risk, if I'm taking low risk, then I will want lesser return में भी चल जाएगा. But if I'm taking higher risk, I would want to be compensated with higher return. So let's say मैंने आपको कहा, coming back, वापस एग्जाम्पल पे आते हैं. आप मिलियनियर्स बन चुके हैं, मैं एक नया कंपनी फ्लोट कर रहा हूं. So let's say हमने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप डिबेंचर्स में पैसा लगाओ 10% रिटर्न पे. आपने बोला ठीक है सर, ठीक है, डिबेंचर सबसे सेफ है सर, टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं है, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा टेंशन नहीं है, 10% पॉकेट में आएगा. सर हम डिबेंचर्स में पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में. मैंने आपसे पूछा प्रेफरेंस में पैसा लगाओगे क्या? आपने बोला नहीं सर, नहीं सर प्रेफरेंस में रिस्क ज्यादा होता है सर, प्रेफरेंस में नहीं जाएंगे सर, डिबेंचर ठीक है सर, डिबेंचर में ही रहने दीजिए सर. हमने आपको कहा प्रेफरेंस में हम 11% देंगे. मन में लड्डू फूटा. बोला नहीं सर, लेकिन सर रिस्क नहीं लेंगे सर, डिबेंचर ठीक है सर, डिबेंचर में टेंशन नहीं है सर, फिक्स कमिटेड आएगा, बंद भी हो जाएगा कंपनी तो अपने को सबसे पहले पैसा मिलेगा, सर डिबेंचर में ही पैसा लगाते हैं सर. हमने बोला प्रेफ में अगर आपको 12% दे, मन में एक और लड्डू फूटा. बोला सर कंपनी तो वही है, डूबा तो पूरा का पूरा कैपिटल ऐसे भी डूबेगा, लेकिन अगर नहीं डूबा तो 10 का 12 मिल रहा है. आपने कहा ठीक है सर, आपके खातिर हम 12 में प्रेफ में पैसा लगा देंगे सर, ओनली जस्ट फॉर यू, क्योंकि आपके कंपनी है, आप पे हमारे को भरोसा है. सो वी आर अग्रीइंग एंड वी विल इन्वेस्ट एट 12%. हमने आपको पूछा इक्विटी में पैसा लगाएंगे क्या? नहीं सर, इक्विटी का रिस्क नहीं लेंगे सर, इक्विटी में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है सर, इक्विटी तो लास्ट में पे ऑफ होता है सर, इक्विटी का टेंशन नहीं लेंगे सर. आप प्रेफ में तक भी आपके बोलने से आ गए सर, हमारे को प्रेफ का भी मन नहीं था, लेकिन नहीं सर प्रेफ के आगे नहीं जाएंगे सर, इक्विटी वगैरह नहीं सर, आप प्रेफ ही रहने दो सर.
हमने कहा अगर 13% दे, नहीं सर नहीं सर, आप ये सब लालच मत दीजिए सर, हम 12 में प्रेफ में खुश है सर, 12 ही रहने दीजिए, प्रेफ से आगे नहीं जाना है सर। हमने कहा अगर हम 14% दे, नहीं सर नहीं सर, आप ये मत दीजिए सर, नहीं हमारे को प्रेफ में रहने दीजिए ना सर। हमने कहा 15%, मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा। कंपनी तो वही है, डूबा तो पूरा डूबा, क्या डेट क्या प्रेफ क्या इक्विटी, लेकिन अगर नहीं डूबा तो 15 मिल रहा है। आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू that as investors, be very clear, as investors you have lowest risk and you have highest risk, and hence to compensate you will want highest return also in equity, and you will be happy to settle for lowest return on debentures also. This is the important logic that I'm trying to teach you, that debentures का जो cost होगा, जिसको हम KD बोलते हैं, वो हमेशा कम होगा as compared to pref जो कि KP होगा, which will be lesser than जो KE होगा. Are you getting the relationship between KD, KP, KE? Please tell me, are you comfortable with this? Everyone? Okay. A very important concept is what we are discussing here, कि KD हमेशा कम होगा KP से और KP हमेशा कम होगा KE से। क्यों? क्योंकि डेट पे रिस्क कम है, इसलिए आपको कम रिटर्न चाहिएगा। प्रेफ में उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिएगा। इक्विटी में और भी ज्यादा रिस्क है, तो और भी ज्यादा रिटर्न आपको चाहिएगा। डिबेंचर्स की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स, लोन्स, सबको डिबेंचर के कैटेगरी में डाल रहे हैं। सब अलग अलग टाइप ऑफ डिबेंचर्स ही है। डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स ओनली टू द कंपनी। अलग अलग नाम है, अलग अलग फीचर्स है थोड़ा बहुत, बट सब पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए सबको केडी के अंदर रख रहे हैं अभी हम फिलहाल। म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ investment for us. Okay, mutual fund is basically a means whereby क्या होता है कि अगर आपको समझ लो पैसा लगाना है, तो आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपको लेट्स स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी बड़े से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पैसा दे सकते हो, वो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, जिनको पोर्टफोलियो मैनेजर्स बोलते हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजर छोटा मोटा केस नहीं लेते। ये सिर्फ 20-25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1-2 करोड़, उससे कम में काम नहीं करते। आइए बताइए। इसीलिए अगर आपके छोटे छोटे फंड्स हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आपके पैसे आपसे लेते हैं, और ये म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो उन पैसों को फिर कहीं और शेयर्स वगैरह में एप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं। सो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ रहे हैं, जहां मल्टीपल पीपल विल पूल देयर फंड्स टुगेदर एंड देन दैट पूल ऑफ फंड्स विल बी यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो अगर इक्विटी शेयर्स बेस्ड म्यूचुअल फंड होगा तो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएगा, रियल एस्टेट बेस्ड म्यूचुअल फंड होगा तो रियल एस्टेट में लगाएगा, कमोडिटी बेस्ड होगा तो कमोडिटी में लगाएगा, और इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे डिनोमिनेशन में 500,000 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। क्लियर है? बट वो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं लेता, म्यूचुअल फंड मेरे को पैसा नहीं देता, मेरे पास पैसा आएगा डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स से। ओके, अब मैं थोड़ा सा कहानी को चेंज भी करना चाहूंगा आपके साथ। सोच के जवाब दीजिए। फॉर कंपनी सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? एज अ कंपनी मेरे लिए सोचिएगा, मेरे लिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा रिस्क डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स किसमें है?
मेरे लिए सबसे ज्यादा रिस्क है डिबेंचर्स में। क्यों? पहला बात तो प्रॉफिट कम हुआ तो भी देना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। अगर लॉस हुआ तो भी देना पड़ेगा। दूसरा फिक्स्ड कमिटमेंट है, अगर 2% कमाएंगे तो भी 10 देना पड़ेगा, 5 कमाएंगे तो भी 10 देना पड़ेगा। और तीसरा, अगर कंपनी बंद हो गया तो सबसे पहले उनको चुकाना पड़ेगा। प्लस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं आज के जमाने में, ये रिडीमेबल वगैरह होते नहीं है, यानी कुछ सालों में वापस रीपे वगैरह करना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा पता है क्या? मेरे लिए सबसे सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है इक्विटी। वाई? बिकॉज इक्विटी के अंदर मेरे लिए कोई भी फिक्स रेट ऑफ कमिटमेंट नहीं है। मेरे लिए इक्विटी में कोई भी फिक्स रेट ऑफ कमिटमेंट नहीं है, मेरा इक्विटी के अंदर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, एंड कोई पैसा रीपे करने का फिक्स डेट नहीं है, बिकॉज इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते। तो इक्विटी का पैसा लाओ और अपना समझ के बैठ जाओ, क्योंकि रीपे तो करना नहीं है। डिबेंचर्स लाओगे तो 5 साल 10 साल में मैच्योर होगा, उसको रीपे करना है, उसका फंड वगैरह बनाना पड़ेगा, टेंशन रहेगा। इक्विटी का लाओ, अपने पॉकेट में लेके बैठ जाओ, टेंशन नहीं है। तो फॉर कंपनी दिस इज हाईएस्ट रिस्क and this has lowest risk. Are you with me? बहुत कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान देते रहिएगा। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं, अब आप खाली मेरे तरफ से सोचिएगा, मेरा यानी कंपनी के लिए, अगर मैं कॉस्ट सबसे कम चाहूंगा तो मैं कौन सा सोर्स प्रेफर करूंगा? कॉस्ट कम करना चाहूंगा अगर मैं कॉस्ट कम करना चाहूंगा तो मैं कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स प्रेफर करूंगा? Once again, everyone, if as a company I want to minimize cost, which source of funds will I prefer? क्यों? इक्विटी का तो हाईएस्ट कॉस्ट है, हम कॉस्ट मिनिमम करने का बात कर रहे हैं। इक्विटी का तो कॉस्ट 15% लग रहा है। दिख रहे हैं? तो मेरे लिए सबसे कम कॉस्ट किसका है? एवरीवन, डिबेंचर्स का सबसे कम कॉस्ट है। तो अगर सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड्स मैं बोलूं तो मेरे लिए डिबेंचर्स है, जो सबसे सस्ता 10% में मिल जाएगा मेरे को। लेकिन सबसे महंगा सोर्स है मेरे लिए इक्विटी 15%। अब अगर मैं कॉस्ट कम करने चाहूं तो मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा ज्यादा, लेकिन ज्यादा डिबेंचर इशू करने से मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। अगर मैं रिस्क कम करने जाऊं, रिस्क कम करने के लिए मैं इक्विटी इशू करूंगा, लेकिन जैसे ही इक्विटी इशू करूंगा, रिस्क कम करूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द रिलेशनशिप? डिबेंचर्स का कॉस्ट सबसे कम है लेकिन रिस्क ज्यादा है। इक्विटी का कॉस्ट सबसे ज्यादा है लेकिन रिस्क सबसे कम है। अगर मैं रिस्क कम करूंगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, अगर कॉस्ट कम करूंगा तो रिस्क बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इनका कुछ कॉम्बिनेशन वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए। कितना डेट प्रेफ और इक्विटी यूज करना चाहिए ये इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में मैं आपको ये 10, 12 और 15 कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, दैट इज द फोकस ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन वो कैलकुलेट करने के पहले आपको ये लॉजिक समझाना जरूरी था कि केडी हमेशा सबसे कम होगा, केपी उससे थोड़ा ज्यादा होगा और केई उससे भी ज्यादा होगा हमेशा। लेकिन फिर भी मैं केई में पैसा इशू करूंगा। आपको ऐसा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि सर अगर केई इतना ही बुरा है तो कंपनी इक्विटी क्यों इशू करता है? क्योंकि इक्विटी सबसे सेफ है, रीपेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, डिबेंचर फिक्स्ड इंटरेस्ट का कोई टेंशन नहीं है। अगर इक्विटी महंगा है लेकिन सेफ है अपने लिए, लेकिन सर अगर इतना ही सेफ है तो फिर हम लोग डेट क्यों इशू करते हैं? डेट इसलिए इशू क्यों करते हैं क्योंकि खर्चा कम है मेरे लिए, खर्चा कम भी तो करना पड़ेगा मेरे को। अगर सारा पैसा मैं इक्विटी से लाऊं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा,
सेफ होगा लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। सारा पैसा अगर मैं डिबेंचर से लेके आऊं बहुत सस्ता पड़ेगा लेकिन बहुत रिस्की होगा, कुछ कमाई कम बेसी भी हुआ तो सारा चुकाना उतना ही पड़ेगा, बहुत रिस्की हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हम कुछ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कितना कौन सा कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए ये अगले चैप्टर में सीखेंगे, बट वी विल ऑलवेज यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डेट, प्रेफ एंड इक्विटी इन आवर कैपिटल एंड देन वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर यू गेटिंग द डिस्कशन सो फार प्लीज? Lot of important interesting concepts is what we are building. सम्स न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा लेकिन पहले मेरे को लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में फिट करने होते हैं। बाकी जो सम्स है वो फॉर्मूला बेस्ड है, जब मैं फॉर्मूलाज आपको सिखाते जाऊंगा उसके बाद 10 सम्स आते जाएंगे, हम करते जाएंगे, लेकिन पहले थोड़े से लॉजिक फिट करना इनके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लिखते थोड़ा बहुत, हेडिंग लिखना, sources of capital, sources of capital, उसके नीचे लिखिएगा there are 3 primary sources of capital for the business. There are 3 primary sources of capital for the business. Debentures, preference shares and equity shares. Debentures, preference shares and equity shares. Full stop. Debentures are the next line, next paragraph करके लिखना, from the investor's perspective, from the investor's perspective, from the investor's perspective, debentures are the debentures have the lowest risk debentures have the lowest risk because of the following. Debentures have the lowest risk because of the following. Next line, point number 1. They have a fixed rate of return. Debentures have the lowest risk because of the following. Next line, point number 1. They have a fixed rate of return. They receive interest as return. They receive interest as return, which is a charge against profits. They receive interest as return, which is a charge against profits.
And next line, point number 3, they have priority in repayment in case of liquidation / winding up. They have priority in repayment in case of liquidation / winding up. They have priority in repayment in case of liquidation / winding up. Full stop. Accordingly, नहीं, accordingly मत लिखो, full stop. Next paragraph लिखना. On the other hand, equity shares have the highest risk for the investor. On the other hand, equity shares have the highest risk for the investor because of the following. Because of the following. Next line, point number 1. Equity shares have no fixed rate of return. Equity shares have no fixed rate of return. Next line, point number 2. They receive dividend which is an appropriation of profits. They receive dividend which is an appropriation of profits. Do not have any fixed rate of return. They receive dividend which is an appropriation of profits. And next line, point number 3. They are the residual owners. They are the residual owners and are repaid at the end. They are the residual owners and are repaid at the end in case of liquidation / winding up. They are the residual owners and are repaid at the end in case of liquidation / winding up. Full stop. Next slide. Next paragraph. Hence, accordingly, investors expect the lowest return on debentures. Hence, accordingly, investors expect the lowest return. Hence, accordingly, investors expect the lowest return on debentures and demand the highest return on equity shares. Hence, accordingly, investors expect the lowest return on debentures and demand the highest return on equity shares. Highest return on equity shares. ब्रैकेट में लिख लो
ब्रैकेट में लिख लो, इन द फाइनेंस वर्ल्ड रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। In the finance world, the risk and return go hand in hand. ब्रैकेट में लिख लो, इन द फाइनेंस वर्ल्ड द रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पैराग्राफ, next paragraph. Similarly, from the company/business perspective, similarly from the business/company perspective, debentures have the highest risk. Debentures have the highest risk. वापस सारा पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, इंप्लाइड है। Similarly, from the company/business perspective, debentures have the highest risk, while equity shares have the lowest risk. While equity shares have the lowest risk. Full stop. The business has to do a trade-off between risk and cost. The business has to do a trade-off between risk and cost. The business has to do a trade-off between risk and cost. Full stop. Trade-off between risk and cost. Full stop. Bracket. Full stop. If we reduce risk, bracket में लिखना, equity. If we reduce risk, ब्रैकेट में लिखो inequity, if we reduce risk, ब्रैकेट में inequity, ब्रैकेट close, then cost increases. If we reduce risk, ब्रैकेट में inequity, ब्रैकेट close, then cost increases. And if we reduce cost, ब्रैकेट में in debentures, and if we reduce cost, bracket में in debentures, and if we reduce cost, bracket में in debentures, bracket close, then risk increases. Hence we need to select an optimal mix of, hence we need to select an optimal mix of, hence we need to select an optimal mix of these sources of funds, bracket में लिख लो, to be discussed in next chapter. Hence we need to select an optimal mix of these sources of funds, ब्रैकेट में लिख लो, टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। Hence we need to select an optimal mix of these sources of funds which we will discuss in next chapter. Okay, ये वाला पार्ट पूरा कॉपी करते हैं।
Are we done? Okay. Okay.